नमस्ते। फैंटम दास्तान में स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी दास्तान जो रोंगटे खड़े कर देती है। एक ऐसा सवाल जो सदियों से पूछा जा रहा है, इज यति रियल? कभी सोचा है, बर्फीले वीरान पहाड़ों में जहां इंसान का नामो निशान नहीं, क्या कोई अनजाना अनदेखा जीव सचमुच रहता है? बिल्कुल। हाँ, हम बात कर रहे हैं यति की, द अबॉमिनेबल स्नोमैन। क्या नाम है। ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? बर्फ पर वो दैत्याकार पैरों के निशान है ना? हाँ बिल्कुल। और वो धुंध में लिपटी कहानियां, वो सर्द हवाओं में गूंजती अनकही दास्तानें। सही। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, जैसा आपने कहा, ये कहानियां, ये फुसफुसाहटें तो मतलब पीढ़ियों से हिमालय की हवाओं में तैर रही हैं। हाँ हाँ। लेकिन असली धमाका हुआ 1951 में। हाँ, वो शिप्टन वाली तस्वीर। बिल्कुल। जब एरिक शिप्टन ने वो तस्वीर खींची, बर्फ पर एक बहुत बड़ा अजीब सा पैर का निशान, ऐसा निशान जो किसी जाने पहचाने जानवर का नहीं लग रहा था। सही। उस एक तस्वीर ने पूरी दुनिया में जैसे आग लगा दी, एक सनसनी फैल गई थी। और मजे की बातें इतने सालों बाद। हाँ वही तो। लंबे अरसे बाद 2019 में इंडियन आर्मी ने भी मकालू बेस कैंप के पास वैसे ही विशाल पैरों के निशान देखने का दावा किया। तो कहानी फिर से जिंदा उठी। बिल्कुल। तो आज हम इसी रहस्य की गहराइयों में उतरेंगे। हमारे पास अलग अलग तरह की जानकारी है, कुछ पुराने लेख हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स हैं, वो लोग जो पहाड़ों पर गए उनके अपने अनुभव। हाँ, पर्वतारोहियों के अनुभव और एक्सपर्ट्स की राय भी है। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि येती है या नहीं, बल्कि ये समझना है कि ये सारी जानकारी मिलकर हमें क्या बताती है। क्या ये सिर्फ एक लोक कथा है, पहाड़ों में गूंजता एक मिथक, या कोई ऐसा प्राणी जिसे साइंस अभी तक पकड़ नहीं पाया, या फिर कुछ और ही पहेली है ये? हाँ, कुछ और ही। तो चलिए शुरू करते हैं ये गहरी छानबीन। इस रहस्य के परत दर परत को खोलने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये ग्लोबल मिस्ट्री बनी। वो आइकॉनिक शिप्टन फुटप्रिंट, हाँ 1951 वाला। हाँ ये मिला था मेनलंग ग्लेशियर पर। हाँ। जब शिप्टन और उनकी टीम एवरेस्ट के इलाके की क्या कहते हैं, शुरुआती खोजबीन कर रहे थे। रिकॉनेसेंस। हाँ। तस्वीर तो रातों रात मशहूर हो गई, लेकिन इसके पीछे की कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सीधी नहीं है। पहली बात तो ये कि शिप्टन और उनकी टीम का मकसद यति खोजना था ही नहीं। अच्छा। हाँ, वो तो बस एवरेस्ट चढ़ने के लिए एक नया रास्ता तलाश रहे थे। ओके। और जिस ऊंचाई पे ये निशान मिला, उस पर भी थोड़ी अलग अलग बातें हैं। कोई कहता है 15-16 हजार फीट। शिप्टन ने खुद अपनी रिपोर्ट में करीब 19,000 फीट लिखा था। 19,000 फीट? हाँ, काफी ऊंचाई है। हाँ, बहुत ज्यादा। खैर, ऊंचाई जो भी हो, इस एक निशान ने दुनिया भर के विशेषज्ञों का ध्यान खींचा। प्राइमेट्स पर स्टडी करने वाले जॉन नेपियर। हाँ, उनकी किताब है ना बिगफुट वाली। हाँ बिल्कुल, बिगफुट द येटी एंड सैस्क्वॉच इन मिथ एंड रियलिटी। उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया और खास तौर पर एक जीव विज्ञानी लॉरेंस स्वॉन के काम का हवाला दिया। लॉरेंस स्वॉन, ये नाम शायद उतना जाना पहचाना नहीं हो, पर इनकी स्टडी बड़ी दिलचस्प लगती है। हाँ, बहुत दिलचस्प है। सुना है स्वॉन शुरू में येती की संभावना को पूरी तरह नकारते नहीं थे। उन्हें भी लगता था कि शायद कोई अनदेखा जीव हो सकता है। हाँ, शुरू में स्वॉन भी ओपन माइंडेड थे। उन्हें लगता था कि इतनी हाई एल्टीट्यूड पर किसी अनदेखे होमिनोइड, मतलब इंसान जैसे प्राणी के होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पर फिर 1960-61 में सर एडमंड हिलरी की एक बड़ी एक्सपीडिशन हुई। वर्ल्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया ने स्पॉन्सर किया था उसे। अच्छा। उस दौरान स्वॉन नेपाल के रिपिमो ग्लेशियर पर अकेले थे कैंप में, और उन्होंने बर्फ पर कुछ ताजा निशान देखे। अकेले? वाव। हाँ, सोचिए वो पल, अकेले बर्फीले वीराने में, और सामने वो निशान जो बिल्कुल बिल्कुल शिप्टन वाले निशान जैसे दिख रहे थे। रोंगटे खड़े हो गए होंगे। हाँ, वो बिल्कुल रोमांचित हो गए। लगा कि मिल गया सबूत फाइनली। तो फिर क्या हुआ? क्या वो सच में येती के निशान थे या कुछ और निकला? यही कहानी पलट गई पूरी तरह। स्वॉन उन निशानों के पीछे पीछे चलते गए। अच्छा। और जैसे जैसे वो आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि निशान धीरे धीरे अपना रूप बदल रहे हैं। रूप बदल रहे हैं? कैसे? कुछ दूर जाकर वो साफ तौर पर लोमड़ी यानी फॉक्स के पैरों के निशान बन गए। कॉमेडी के? अरे हाँ, तब स्वॉन को समझ आया कि ये हाई एल्टीट्यूड पर बर्फ का एक अजीब खेल है जिसे कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब वो जो बर्फ बिना पिघले भाप बन जाती है। एग्जैक्टली। इतनी ऊंचाई पर, खासकर जब सूरज सीधा ना पड़ रहा हो, जैसे अक्टूबर नवंबर में, बर्फ पिघलती नहीं, सीधे भाप बनकर उड़ जाती है।
इससे निशान के किनारे फैल जाते हैं, गड्ढा गहरा और चौड़ा हो जाता है और वो असल जानवर के निशान से कहीं ज्यादा बड़ा और अजीब दिखने लगता है। अच्छा, तो ये वजह हो सकती है। हाँ, स्वॉन ने बाद में नैपियर को लिखे खतों में, जो बाद में लेखक यूजीन बादे को मिले, बताया कि शिप्टन वाला निशान भी शायद इसी सब्लिमेशन का नतीजा हो। तो किसका निशान हो सकता है फिर? भेड़िया, तेंदुआ? हो सकता है किसी भेड़िए, वुल्फ का हो, या हिंद तेंदुए, स्नो लेपर्ड का, या शायद भालू के निशान का बदला हुआ रूप हो। लेकिन अगर ये सब्लिमेशन था, तो क्या ये पूरी तरह से शिप्टन वाले निशान को एक्सप्लेन कर देता है? उसमें भी तो कुछ सवाल थे ना? बिल्कुल सवाल थे, और स्वॉन ने खुद वो मुश्किलें बताईं। जैसे अगर वो निशान स्नो लेपर्ड का था, तो सब्लिमेशन के बाद उसका साइज लगभग 7 इंच व्यास का था, बहुत बड़ा। 7 इंच? हाँ, स्वान ने मजाक में लिखा कि इसके लिए तो कोई सुपर टाइगर साइज का स्नो लेपर्ड चाहिए होगा। सही बात है। और अगर वो किसी भालू का निशान था, तो उसमें भालू के पंजों के निशान क्यों नहीं थे? वो तो आमतौर पर साफ दिखते हैं बर्फ में। हाँ, ये भी सोचने वाली बात है। तो स्वॉन ने शिप्टन की फोटो का बहुत बारीकी से विश्लेषण किया। बर्फ कहाँ से टूटी है, कहाँ आइस एक्स का निशान हो सकता है जिससे स्केल का अंदाजा लगे, सूरज किस एंगल पर था, बर्फ की कंडीशन कैसी थी, सब कुछ। उन्होंने माना कि बेयर थियरी भी उतनी ही प्रॉब्लमैटिक है जितनी होमोनॉइड थियरी। मतलब पहेली सुलझी नहीं और उलझ गई। कमाल। और शिप्टन की टीम में एक डॉक्टर भी थे, माइकल वार्ड। हाँ, डॉक्टर वार्ड। उनकी भी तो एक अलग ही कहानी थी इस निशान को लेकर। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर माइकल वार्ड जो उस एक्सपीडिशन पे डॉक्टर थे, उन्होंने कई साल बाद 1999 में एल्पाइन जर्नल में एक लेख लिखा। उनका मानना था कि ये निशान किसी इंसान के ही थे। इंसान के? हाँ, लेकिन ऐसे इंसान के जिसके पैरों में कोई पैदाइशी विकृति, कोई डिफॉर्मिटी आई हो, जैसे पॉलीडैक्टिली। मतलब पैर में ज्यादा उंगलियां होना? हाँ, या सिनडैक्टिली, यानी उंगलियों का आपस में जुड़ा होना। अच्छा, ये भी एक एंगल है। और उन्होंने निशान मिलने की ऊंचाई भी शिप्टन से कम बताई, करीब 15-16 हजार फीट। ऊंचाई पर भी मतभेद? हाँ, वार्ड ने उस कहानी पर भी सवाल उठाया जो शिप्टन ने अपने शर्पा साथी सेंट टेंसिंग के बारे में लिखी थी। कौन सी कहानी? ये थी देखने वाली? हाँ, शिप्टन ने लिखा था कि टेंसिंग ने 25 गज की दूरी से येती को देखा था। 5 फुट 6 कद, नुकीला सिर, लाल भूरे बाल और बिना बालों वाला चेहरा। पर वार्ड का कहना था कि बाद में टेंसिंग ने येती को खुद देखने की बात से इनकार कर दिया था। लेकिन क्या टेंसिंग ने सच में इनकार किया था? इसमें भी कोई पेच है शायद, मैंने पढ़ा था कहीं। हाँ, ये बात भी सीधी नहीं है। यूजीन बादे ने अपनी रिसर्च में पाया कि जब काठमांडू में टेंसिंग से दोबारा पूछा गया और इस बार सवाल नेपाली भाषा में पूछा गया, शिप्टन से उन्होंने शायद हिंदुस्तानी में बात की थी। अच्छा, भाषा का फर्क। हाँ, तो जब नेपाली में पूछा गया तो टेंसिंग ने वही कहानी दोहराई जो उन्होंने शिप्टन को बताई थी। तो फिर वार्ड ने गलत समझा? हो सकता है, या वार्ड की याददाश्त में कोई चूक थी, या टेंसिंग खुद ही शायद बाद में उलझन में थे। ये कहना मुश्किल है। कमाल है। मतलब एक ही निशान और उसको लेके कितनी अलग अलग थ्योरीज, कितने विरोधाभास है ना? शिप्टन का देखा हुआ निशान, स्वॉन की सब्लिमेशन थ्योरी, वार्ड की डिफॉर्मिटी थ्योरी, टेंजिंग के बयान पर सवाल। ये सिर्फ एक पैर का निशान नहीं बल्कि एक पूरी मिस्ट्री बन गया है। सही कहा। आखिर क्यों एक निशान इतनी बहस पैदा कर सकता है? शायद इसलिए कि ये निशान उस चीज का प्रतीक बन गया जिसे हम जानते नहीं, जो हमारी समझ से परे है। ये उस अनजाने के डर और आकर्षण दोनों को जगाता है। और जब सबूत इतना धुंधला हो तो हर कोई उसमें अपनी कहानी, अपना नजरिया ढूंढने लगता है। एक तरह से निशानों की ये पहेली यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि और बड़ी और रहस्यमयी हो जाती है। बिल्कुल। चलिए 1951 से सीधे छलांग लगाते हैं 2019 पर। इंडियन आर्मी का वो ट्वीट जिसने फिर हंगामा खड़ा कर दिया। हाँ, वो तो काफी चर्चा में रहा। मकालू बेस कैंप के पास 32 इंच लंबे और 15 इंच चौड़े निशान। बहुत बड़े निशान। ये तो शिप्टन वाले निशान से भी कहीं ज्यादा बड़े हैं। आर्मी का कहना था कि वो साइंटिफिक टेम्पर यानी वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना चाहते थे, एक बहस छेड़ना चाहते थे। इस दावे का क्या हुआ? ये साइज वाकई चौंकाने वाला था। 32 इंच लंबा, मतलब लगभग 2.5 फीट से ज्यादा। 2.5 फीट, बाप रे। हाँ, जाहिर है इस पर बहुत चर्चा हुई, लेकिन साथ ही बहुत संदेह भी जताया गया। पहली बात तो ये कि ऐसे दावों का वेरिफिकेशन, उनकी पुष्टि करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? बर्फीले माहौल में निशान तेजी से बदलते हैं।
सब्लिमेशन, हवा, नई बर्फ। और आर्मी ने भी कहा था कि उन्होंने ये तस्वीरें करीब 10 दिन अपने पास रखीं और जब लगा कि ये पुरानी कहानियों से मेल खाती हैं, तब उन्हें पब्लिक किया। 10 दिन बाद? हाँ। तब तक तो निशान। और सबसे महत्वपूर्ण, 2017 में एक बड़ी डीएनए स्टडी हुई थी। हाँ, मैंने सुना था उसके बारे में। उसमें यति के माने जाने वाले कई सैंपल्स जैसे बाल, हड्डी, खाल के टुकड़े जांचे गए। और नतीजा? ज्यादातर सैंपल्स भालू के निकले, खासकर टिबेटन ब्राउन बेयर या एशियाटिक ब्लैक बेयर के। ओह, तो मतलब ज्यादातर सबूत भालू की तरफ इशारा कर रहे हैं। ज्यादातर, हाँ। और अमेरिका में तो बिगफुट के नाम पर एक बार रबर का गुरिल्ला सूट पहनकर लोगों को धोखा देने का मामला भी सामने आया था। तो स्केप्टिसिज्म तो स्वाभाविक है ना? हाँ, वो तो है। लेकिन क्या सारे ही निशान ऐसे हैं जिन्हें आसानी से भालू का निशान कहकर या सब्लिमेशन कहकर खारिज किया जा सके? नहीं, सारे नहीं। आपने मैकनीली क्रोनिन फुटप्रिंट्स का जिक्र किया था पहले, 1972 वाले। उनमें ऐसा क्या खास था? क्या वो अलग थे? हाँ, वो निशान कई मायनों में बहुत सिग्निफिकेंट माने जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। कहाँ मिले थे ये? ये मिले थे नेपाल के अपर बरुणखोला इलाके में, जो काफी दुर्गम है। ठीक। इन्हें डॉक्टर एडवर्ड क्रोनिन और डॉक्टर जेफरी मैकनीली ने खोजा था, जो एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। और खास क्या था उनमें? खास बात ये थी कि ये निशान बिल्कुल ताजे थे, रात में ही बने थे। मतलब ताजे? मतलब सब्लिमेशन का चांस नहीं? बिल्कुल नहीं। मतलब सब्लिमेशन या पिघलने से उनके बदलने का सवाल ही नहीं उठता था। दूसरी अहम बात, उन्होंने इन निशानों का पीछा मीलों तक किया। मीलों तक? हाँ, और वो लगातार 2 पैरों पर चलने वाले बाइपेडल जीव के लग रहे थे, यहाँ तक कि सीधी खड़ी बर्फीली ढलानों पर भी। 2 पैरों पर और सीधी चढ़ाई पर भी? हाँ, ये भालू के चलने के पैटर्न से बिल्कुल अलग था। ये तो वाकई अजीब है। उन्होंने कई तस्वीरें खींची, पैरों के निशान का प्लास्टर कास्ट भी बनाया। प्लास्टर कास्ट? वो तो बड़ा सबूत होता, लेकिन वो बाद में कस्टम्स वालों ने दुर्भाग्यवश जब्त कर लिया, खो गया। अरे यार, ये तो बुरा हुआ। बहुत बुरा। और क्या किसी और एक्सपर्ट ने इन निशानों को देखा या तस्वीरों को? हाँ, और यही बात उन्हें और महत्वपूर्ण बनाती है। बॉब फ्लेमिंग सीनियर और जॉर्ज शैलर जैसे बहुत सम्मानित प्रकृतिवादी नेचुरलिस्ट्स हैं, जिन्होंने खुद ये निशान देखे थे। अच्छा, उन्होंने खुद देखे? हाँ, और उनका मानना था कि ये निशान किसी अज्ञात होमिनॉइड यानी इंसान जैसे प्राणी के हैं, भालू के नहीं। वाह, ये तो बड़ा दावा है। हाँ, बाद में आइडाहो स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेफ मेल्ड्रम, हाँ, इनका नाम सुना है, फुटप्रिंट एनालिसिस में एक्सपर्ट हैं। बिल्कुल, जो इस तरह के अज्ञात प्राणियों के पैरों के निशानों के अध्ययन में माहिर हैं, उन्होंने भी तस्वीरों का विश्लेषण किया और उनका निष्कर्ष भी यही था कि ये बनावट में होमिनॉइड जैसे लगते हैं। रॉबर्ट हचिनसन नाम के एक और शख्स को पास की डोना चू झील के पास जो निशान मिले थे, वो भी इनसे मिलते जुलते बताए जाते हैं। तो मैकनीली क्रोनिन वाले निशान आज भी एक बड़ी पहेली है। हाँ, वो अनसुलझे हैं, उन्हें आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता। और एक और पर्वतारोही फ्रैंक स्माइथ के निशानों का भी जिक्र आता है अक्सर। क्या उनकी कहानी भी ऐसी ही रहस्यमयी? स्माइथ की कहानी थोड़ी अलग है, और वो असल में बेयर मिस आइडेंटिफिकेशन थ्योरी को मजबूत करती है। अच्छा, कैसे? स्माइथ ने 1937 में करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर कुछ निशान देखे थे और उनकी काफी तस्वीरें भी खींची। शुरू में उन्हें भी लगा कि ये येती के निशान हो सकते हैं। 20,000 फीट पर? हाँ, लेकिन बाद में उन्होंने खुद ही ये निष्कर्ष निकाला कि ये असल में एशियाटिक ब्लैक बेयर के निशान थे, जो बर्फ पर चलते हुए अजीब पैटर्न बना रहे थे। उन्होंने खुद ही मान लिया कि भालू के हैं। हाँ, और प्रोफेसर मेल्ड्रम ने स्माइथ के बेटे टोनी स्माइथ से वो ओरिजिनल तस्वीरें हासिल की और उनका विश्लेषण करके पुष्टि की कि वो साफ तौर पर 4 पैरों पर चलने वाले भालू के निशान थे, 2 पैरों वाले होमिनॉइड के नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम कुछ मामलों में तो ये थी कि निशान असल में भालू के ही निशान हैं, जिन्हें गलत समझ लिया गया। बिल्कुल, कई मामलों में ऐसा हुआ होगा। डैनियल टेलर जैसे लोग तो यही मानते हैं ना कि पूरी मिस्ट्री ही भालू है। हाँ, डैनियल टेलर, जिन्होंने येटी द इकोलॉजी ऑफ अ मिस्ट्री नाम की किताब लिखी है, उनका यही निष्कर्ष है। उन्होंने खुद भी ऐसे भालू के निशान देखे हैं जो येती जैसे लग सकते हैं। तो उनके हिसाब से रहस्य सुलझ गया। हाँ, उनका मानना है कि रहस्य सुलझ गया है। येटी असल में भालू है, खास तौर पे हिमालयन ब्राउन बेयर या एशियाटिक ब्लैक बेयर। लेकिन प्रोफेसर मेल्ड्रम इसी बात पर टेलर की आलोचना करते हैं। क्यों?
क्या दिक्कत है इसमें? मेल्ड्रम कहते हैं कि टेलर अपने अनुभव के आधार पर ये नतीजा निकाल लेते हैं कि सारे यति के निशान भालू के ही होते हैं, जो कि एक लॉजिकल फैलेसी है, यानी तर्क का दोष है। अच्छा, मतलब एक अनुभव से सब पर लागू नहीं कर सकते। इली क्रोनिन जैसे निशान अब भी सवाल खड़े करते हैं। उन्हें इतनी आसानी से भालू के निशान कहकर खारिज नहीं किया जा सकता, वो अनसुलझे हैं। पैरों के निशानों से परे देखें तो येती सिर्फ बर्फ पर चलने वाला कोई जीव नहीं है, वो तो कहानियों और दिलों में भी बसता है, खासकर नेपाल की घाटियों में। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। वहां बान झाकड़ी का जिक्र बार बार आता है। ये क्या चीज है? क्या ये येती ही का दूसरा नाम है? बान झाकड़ी नेपाली शमानिज्म यानी वहाँ की ओझा परंपरा का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन्हें आप जंगल का शामन कह सकते हैं। जंगल का शामन? हाँ, एक आत्मा, एक देवता और कुछ हद तक एक भौतिक प्राणी भी माना जाता है। अच्छा। कहानियों के अनुसार इनका कद छोटा होता है, करीब 3 से 5 फीट, और इनके पूरे शरीर पर लाल या सुनहरे बाल होते हैं, सिवाय चेहरे और हाथों के। बालों वाला शरीर, येती जैसा। हाँ, ये गुफाओं और घने जंगलों में रहते हैं, और इनकी सबसे अजीब बात ये 7 से 20 साल की उम्र के बच्चों या युवाओं का अपहरण कर लेते हैं। अपहरण? क्यों? उन्हें शमन बनने की दीक्षा देने के लिए। शमन बनाने के लिए अपहरण? हाँ, दिलचस्प बात यह है कि बान झाकड़ी ही सबसे छोटे प्रकार के येती का नेपाली नाम है। ओह, तो कनेक्शन है। बिल्कुल। तिब्बती समुदाय जैसे शेरपा और तमांग लोग इसी छोटे येती को रंगशिन बोम्बो कहते हैं। रंगशिन का मतलब होता है खुद से पैदा हुआ, सेल्फ जनरेटेड, और बोम्बो मतलब शमन। अपहरण? बच्चों का? ये तो सुनने में ही डरावना है तो और क्या होता है इन कहानियों में? उन बच्चों के साथ क्या किया जाता है जिन्हें ये ले जाते हैं? हाँ, ये कहानियां रोमांचक भी हैं और डरावनी भी। कहते हैं बान झाकड़ी सिर्फ चोखो यानी तन और मन से शुद्ध बच्चों को ही चुनते हैं। शुद्ध? हाँ, अगर चुने गए बच्चे में कोई कमी निकल जाए, जैसे शरीर पर कोई पुराना निशान हो या मन में कोई खोट, तो उसे फौरन बाहर फेंक दिया जाता है, कभी कभी तो बहुत बेरहमी से। बाप रे। जिन्हें चुना जाता है उन्हें आदर्श रूप से 30 दिन तक शिक्षा दी जाती है। मंत्र, जड़ी बूटियां, रस्में सिखाई जाती हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें भयानक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। कैसी परीक्षा है? और फिर है बान झाकड़ी की पत्नी, बान झाकरीनी। उसकी पत्नी भी है? हाँ, और वो बहुत विशाल और खूंखार होती है, और उसकी इच्छा होती है कि इन बच्चों को खा जाए। खा जाए? ये तो बहुत डरावना है। क्या किसी ने ऐसी दीक्षा का अनुभव बताया है? मतलब कोई है जिसने ये सब झेला हो? कई शमन अपनी इनिशिएशन की कहानियां सुनाते हैं। जैसे गजेंद्र तमांग नाम के एक शमन ने बताया कि जब वो 13 साल के थे तो उन्हें बान झाकड़ी उठाकर ले गए थे। 13 साल की उम्र में? हाँ, उन्हें 7 दिन तक रखा गया, बिल्कुल नग्न। खाने के लिए लाल केंचुए दिए गए। केंचुए? हाँ, वो भी हाथों के पिछले हिस्से से खाने को कहा गया। आग पर चलने जैसी परीक्षाएं ली गई और आखिर में उन्हें खोखार बान झाकड़िनी से बचकर भागना पड़ा। ओह गॉड। ऐसी कहानियां दिखाती हैं कि ये सिर्फ लोक कथा नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास और अनुभव का हिस्सा हैं। और यहाँ देखने वाली बात यह है कि बान झाकड़ी और येती के विवरणों में कितनी समानताएं हैं। हाँ, वही मैं सोच रहा था। बालों वाला शरीर, कुछ कहानियों में पीछे की तरफ मुड़े हुए पैर, रात में देख सकने की क्षमता, अचानक गायब हो जाना, यहाँ तक कि रूप बदलने, शेप शिफ्टिंग की ताकत भी। रूप बदलना भी? हाँ, और बान झाकड़ीनी का जो विवरण है, विशालकाय, बड़े स्तन जिन्हें वो दौड़ते वक्त हाथों में पकड़ लेती है या कंधे पर डाल लेती है, और खूंखार स्वभाव, वो बड़े आकार की मादा येती जिसे न्याल्मो यति कहते हैं, उसके विवरण से काफी मिलता जुलता है। न्याल्मो यति? हाँ, ये दिखाता है कि यति का कॉन्सेप्ट सिर्फ पैरों के निशान तक सीमित नहीं, ये शामानिक परंपराओं और लोक विश्वास में कितना गहरा रचा बसा है। और शेरपा समुदाय के लोग क्या मानते हैं? सुना है उनकी यति में गहरी आस्था है। हाँ, बहुत गहरी। माँ खौरल ने अपनी पोस्ट में कहानी का जिक्र किया था जिसमें बताया गया था कि अब येती क्यों नहीं दिखते, कुछ ऐसा था ना? हाँ, शेरपा लोगों के लिए येती एक वास्तविक प्राणी है, उनके विश्वास का हिस्सा। लॉरेंस स्वॉन ने भी नोट किया था कि शेरपा लोग अक्सर वास्तविकता और धार्मिक विश्वास को मिला देते हैं। हालांकि यूजीन बाडे जैसे लेखक आगाह करते हैं कि हमें उनके अनुभवों को सिर्फ अंधविश्वास कहकर खारिज नहीं करना चाहिए। सही बात है। जैसा हमने पहले सुना, सेन टेंसिंग जैसे शेरपा ने येती का काफी साफ विवरण दिया था। 5-6 फुट कद, नुकीला सिर, लाल भूरे बाल, बिना बालों वाला चेहरा। हाँ, जिसे बाडे ने सैस्क्वॉच जैसा बताया था। बिल्कुल,
मार्क हॉरल ने शैवल स्टाइल्स की 1955 की किताब द मोटेड माउंटेन से जिस कहानी का जिक्र किया वो बड़ी दिलचस्प है। क्या कहानी है वो? कहानी के अनुसार गांव वालों को पता था कि येती इंसानों की नकल करते हैं। नकलची होते हैं? हाँ, तो एक दिन वो लोग गांव से बाहर निकले, उन्होंने लकड़ी की नकली तलवारें ली, पानी के मटकों से पानी पिया और आपस में लड़ने का नाटक किया। अच्छा। अगली शाम उन्होंने उसी जगह असली तेज धार वाली तलवारें और मटकों में पानी की जगह राक्षी भरकर छोड़ दी। ओह, ये तो जाल था। हाँ, रात में येती आए, उन्होंने इंसानों की नकल की, राक्षी पीकर नशे में धुत हो गए और असली तलवारों से लड़ते हुए एक दूसरे को ही मार डाला। अरे बाप रे। कहानी कहती है कि जो थोड़े बहुत येती बच गए वो इस घटना से इतने डर गए कि इंसानों से छिपकर रहने लगे। अच्छा, इसलिए अब दिखते नहीं। ये कहानी है। हाँ, ये कहानी है। ये कहानी ये भी दिखाती है कि येती को सिर्फ जानवर नहीं बल्कि नकलची और कुछ हद तक मूर्ख भी माना जाता है। और इस सांस्कृतिक महत्व का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि भूटान ने तो बाकायदा सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को येती के संरक्षण के लिए समर्पित एक तरह का नेशनल पार्क भी घोषित किया है। येती नेशनल पार्क भूटान में, वाओ। हाँ, ये दिखाता है कि ये सिर्फ निशान या डर नहीं, संस्कृति का हिस्सा है। तो क्या ये कहानियां, ये मान्यताएं किसी असली विशाल वानर यानी जायंट एप की धुंधली यादें हो सकती हैं? ये एक बड़ा सवाल है। दुनिया के जाने माने प्राइमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर रस मिटरमेयर, जो खुद नई प्रजातियों को खोजने के लिए जाने जाते हैं, उनका इस बारे में क्या सोचना है? वो क्या कहते हैं? डॉक्टर मिटरमेयर जो रीवाइल्ड के चीफ कंजर्वेशन ऑफिसर हैं और दशकों तक IUCN प्राइमेट स्पेशलिस्ट ग्रुप के चेयर रहे हैं, वो इस मामले में काफी हद तक स्केप्टिक हैं। संशयवादी हैं। हाँ, यानी संशयवादी हैं, लेकिन वो संभावना को पूरी तरह खारिज भी नहीं करते। वो महान पर्वतारोही राइनहोल्ड मेस्नर के विचार से सहमत हैं। मेस्नर का क्या विचार था? कि ज्यादातर येती देखे जाने के जो मामले हैं वो असल में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू टिबेटन ब्राउन बेयर या उसके करीबी रिश्तेदार हिमालयन ब्राउन बेयर के हो सकते हैं, जिन्हें पहचानने में गलती हुई। अच्छा, मेस्नर ने भी भालू कहा। हाँ, मेस्नर ने खुद बताया था कि एक बार अंधेरे में उनका सामना एक भालू से हुआ था जिसे उन्होंने पहले डर के मारे येती समझ लिया था। ओह। मिटरमायर ने खुद भी 2005 में नेपाल में एक प्रोजेक्ट के दौरान पाया कि एक महिला जिस पर येती ने हमला किया था, उसका बताया गया विवरण बिल्कुल भालू के हमले जैसा था। और दिलचस्प बात ये थी कि उस महिला को पता ही नहीं था कि भालू क्या होता है। क्या बात है। तो उसने अनजाने में भालू को येती समझ लिया। हो सकता है। लेकिन मिटरमेयर एक और बहुत फैसिनेटिंग थ्योरी भी तो रखते हैं, जिगांटोपिथेकस की। ये क्या बला थी? हाँ, ये बहुत रोमांचक विचार है। जिगांटोपिथेकस ब्लैकी ये धरती पर अब तक का सबसे बड़ा प्राइमेट था। सबसे बड़ा? कितना बड़ा? अंदाजा लगाइए, लगभग 3 मीटर यानी करीब 9.8 फीट ऊंचा। लगभग 10 फीट? विशालकाय? हाँ, ये विशालकाय जीव करीब 2.6 मिलियन साल पहले से लेकर सिर्फ 1 लाख साल पहले तक एशिया में रहता था। 1 लाख साल पहले तक? मतलब इंसानों के साथ? बिल्कुल। इसका सीधा मतलब है कि ये निश्चित रूप से शुरुआती इंसानों जैसे होमो इरेक्टस के साथ रहा होगा और शायद बाद में हम जैसे होमो सैपियंस के साथ भी। तो मिटरमेयर क्या सोचते हैं? मिटरमेयर का मानना है कि इतने विशाल डरावने जीव की यादें, उसका खौफ पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक कहानियों यानी ओरल ट्रेडिशंस में येती या ऐसे ही किसी और मिथकीय प्राणी के रूप में जिंदा रह सकती हैं।
कलेक्टिव मेमोरी एक तरह से। ये दिलचस्प है। एक विलुप्त जीव की याद। और ओरेंगटान वाली बात वो क्या थी? हाँ, उन्होंने एक बौद्ध भिक्षु का भी जिक्र किया जिसने येती का विवरण देते हुए कहा था कि उसके बाल लंबे और लाल थे जो जमीन पर घिसटते थे। लंबे लाल बाल। हाँ, मिटरमायर कहते हैं कि ये विवरण ओरेंगुटान से काफी मिलता जुलता है। लेकिन ओरेंगुटान तो हिमालय में नहीं मिलते। आज नहीं मिलते। आज ओरेंगुटान सिर्फ बोर्नियो और सुमात्रा के द्वीपों पर मिलते हैं, लेकिन करीब 10,000 साल पहले तक वो एशिया की मुख्य भूमि पर हिमालय की तलहटी तक पाए जाते थे। अच्छा, तो ये भी पॉसिबल है। तो मिटरमायर स्पेक्युलेट करते हैं कि शायद गाइगेंटोपिथिकस की विशालता और ओरेंगुटान के रूप रंग की मिली-जुली यादें ही येती की कहानियों में ढल गईं। वाह, ये तो बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव है। और क्या यही मिली-जुली यादें और कहानियां बेरिंग स्ट्रेट पार करके अमेरिका पहुंच गईं और वहां बिगफुट या सस्क्वॉच की किंवदंतियों का आधार बनी? ये एक प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन है, एक संभावित व्याख्या। अमेरिका में भी उस समय विशाल भालू जैसे शॉर्ट फेस्ड पैर और दूसरे बड़े जानवर थे, तो एशिया से आई कहानियों को वहां के माहौल और जानवरों की कहानियों ने और मजबूत कर दिया होगा। लेकिन मिटरमायर स्केप्टिक क्यों है फिर, अगर इतनी प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशंस हैं? लेकिन मिटरमायर की सबसे बड़ी आपत्ति जो उन्हें स्केप्टिक बनाती है वो ये है कि अगर येती या बिगफुट जैसे विशालकाय एप हाल के समय तक मौजूद थे या अब भी कहीं छिपे हुए हैं, तो आज तक उनका कोई ठोस अवशेष, कोई हड्डी, कोई दांत क्यों नहीं मिला? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। फॉसिल्स कहाँ हैं? एग्जैक्टली, खासकर हिमालय जैसे ठंडे इलाके में जहां हड्डियां और दूसरे अवशेष बेहतर तरीके से संरक्षित रह सकते हैं, वहां तो कुछ मिलना चाहिए था। सही बात है। पर अब तक जितने भी सैंपल मिले हैं, चाहे वो बाल हो, हड्डी का टुकड़ा हो या मल, डीएनए जांच में वो सब ज्ञात जानवरों के ही निकले हैं। ज्यादातर भालुओं के? हाँ, ज्यादातर भालुओं के। कोई नया अज्ञात प्राइमेट का डीएनए नहीं मिला। तो इतनी सारी कड़ियां जोड़ने के बाद, इतने सारे दावों और खंडन के बाद आखिर तस्वीर बनती क्या है? हम कहाँ खड़े हैं इस रहस्य के सामने? व्हाट्स द बॉटम लाइन? तस्वीर बहुत धुंधली और उलझी हुई है। जैसा मैंने कहा, एक तरफ आंखों देखी गवाहियां हैं जिनका वजन है, गहरा सांस्कृतिक और शमानिक महत्व है जिसे नकारा नहीं जा सकता। कुछ पैरों के निशान हैं, खासकर शिप्टन वर्ड और मैकनीली क्रोनिन वाले, जिन पर वैज्ञानिक एकमत नहीं है और जो अब भी सवाल खड़े करते हैं। हाँ, वो क्रोनिन वाले निशान तो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ ठोस वैज्ञानिक सबूत जैसे हड्डियां, दांत, निर्विवाद डीएनए या साफ तस्वीरें या वीडियो पूरी तरह से गायब है। कोई स्मोकिंग गन नहीं है। तो मतलब नतीजा क्या है? तो डैनियल टेलर जैसे लोग हैं जो मानते हैं कि रहस्य सुलझ चुका है। ये भालू है और ये थी अब सिर्फ वाइल्डनेस यानी जंगलीपन, प्रकृति की रहस्यमयी ताकत का प्रतीक बनकर रह गया है। एक प्रतीक बस। हाँ, और जेफ मेल्ड्रम जैसे विशेषज्ञ हैं जो मानते हैं कि कुछ सबूत, खासकर मैकनीली क्रोनिन वाले निशान, अभी भी अनएक्सप्लेन्ड हैं और किसी अज्ञात होमिनॉइड की संभावना को जिंदा रखते हैं। तो बहस जारी है। हाँ, और फिर लॉरेंस स्वॉन जैसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहले माना, फिर अपनी ही खोज से इनकार किया, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं चाहते थे कि येती का रहस्य बना रहे, वो अनजाने का प्रतीक बना रहे। तो ये थी हमारी येती के रहस्य की छानबीन, एक मशहूर निशान की पहेली से लेकर शमानिक आत्माओं की कहानियों तक। वैज्ञानिक विश्लेषण की बारीकियों से लेकर अनसुलझी पहेलियों के धुंधलके तक। हाँ, शायद सबसे खास बात यही निकल कर आती है कि सबूत कितने बिखरे हुए और विरोधाभासी हैं, और ये कहानी सांस्कृतिक रूप से कितनी गहरी और जिंदा है आज भी। बिल्कुल, कोई निर्णायक सबूत न मिलना संभावना को पूरी तरह खत्म नहीं करता, है ना? विज्ञान हमेशा नई खोजों के लिए तैयार रहता है। सही है। हम आज भी दुनिया के अनदेखे कोनों में नई प्रजातियां खोज रहे हैं, लेकिन जो सबूत अभी हमारे पास है, हाँ, वो ज्यादातर जाने पहचाने जानवरों, खासकर भालू और बहुत शक्तिशाली गहरी जड़ों वाली लोक कथाओं की ओर इशारा करते हैं। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। मान लीजिए कि येती आज एक वास्तविक प्राणी नहीं भी है, तो भी इस किंवदंती का, इस लेजेंड का इतने लंबे समय तक इतनी मजबूती से बने रहना, ये हमें जंगल, पहाड़ों और दुनिया के अनजाने कोनों के साथ हमारे अपने रिश्ते के बारे में क्या बताता है? क्या हमें इन रहस्यों की जरूरत है? सोचने वाली बात है। Okay, so we hope you liked today's mystery. For more such talks, subscribe to our channel, Phantom Dastan.